हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। थर्ड ईयर आज का जो क्लास है हम लोगों का इंग्लिश पैडोलॉजी का है और इंग्लिश पैडोलॉजी का जो 50 मार्क्स का क्वेश्चन है आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए सीटेट में हमारा इंग्लिश में कितना मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 30 मार्क्स का रहता है। उसमें 15 मार्क्स जो रहेगा ये आपका पैडोलॉजी से रहेगा। 15 मार्क्स का जो रहेगा इसमें आपका पैसेज रहेगा और एक आध दो ग्रामर रहेगा। ठीक है, तो आज का क्लास जो रहेगा ये हम लोगों का 15 मार्क्स का पैडोलॉजी का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, क्यूरिकुलम इज एन एजुकेशनल प्रोग्राम विच डज नॉट स्टेट। पहला ऑप्शन है द लेसन प्लानिंग डिटेल्स ऑफ द टॉपिक्स। नेक्स्ट है द एजुकेशनल पर्पज ऑफ ए प्रोग्राम। नेक्स्ट है द कंटेंट एंड टीचिंग स्ट्रेटेजीज एंड learning experiences which will be necessary to achieve this purpose. Next है the means of evaluating whether these educational ends have been achieved or not. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्यूरिकुलम एक एजुकेशनल प्रोग्राम है जिसमें क्या नहीं रहता है, तो लेसन प्लानिंग डिटेल्स ऑफ द टॉपिक। ठीक है, तो पहला जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो है इसमें नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेक असेसमेंट ए यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस वन शुड बी केयरफुल अबाउट। अगर कोई भी असेसमेंट बना रहे हैं तो वो यूजफुल हो, इंटरेस्टिंग प्रोसेस हो, इसके लिए क्या होना जरूरी है, किस चीज़ की बात पे ध्यान रखना चाहिए। पहला है यूजिंग ए वैरायटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स, लर्निंग across the scholastic and co-scholastic boundaries। सेकेंड है आपका तो यहाँ पे देखिए हम पहला ही जो करेक्ट आंसर जो है, और नेक्स्ट बोल रहा है यूजिंग टेक्निकल लैंग्वेज टू गिव फीडबैक। अब ऐसा थोड़ी है कि अगर हमें असेसमेंट करना है, असेसमेंट मतलब क्या होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो हम लोग बच्चे को प्रोग्रेस करने के लिए, ठीक है, जो हम लोग बीच बीच में जो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, ये देखते हैं कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे, तो इस चीज़ को हम लोग असेसमेंट कहते हैं। और ये जो असेसमेंट होती है दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होता है सबमेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, अभी आप कोई कहानी बताएं, उसकी कहानी के बीच में आप कोई सवाल पूछ लिया, या आज पढ़ाए कल आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसको हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। और क्लास के एंड मतलब पूरे साल में जो एंड में जो हम लोग एग्ज़ाम लेते हैं, फिर उसके बाद जो आपका जो है हम लोग क्लास प्रमोट करते हैं, तो ये जो रहता है सबमेटिव असेसमेंट होता है। ठीक है, तो किसी भी असेसमेंट करने के लिए क्या यूज़फुल होता है, तो ऐसा नहीं कि हम लोगों को टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए या फिर कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसलिए तो ये गलत है। लेबलिंग कभी नहीं करना चाहिए, लेबलिंग जो होता है एक नेगेटिव कीवर्ड है, कंपैरिजन नेगेटिव कीवर्ड है। ठीक है, तो ये दोनों नेगेटिव कीवर्ड है, ये दोनों तो हो नहीं सकता, पहले ही हटा दीजिए। अब पहला बोल रहा ऑप्शन यूजिंग ए वैरायटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल अलग तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए स्टूडेंट को, जिसमें कि स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक दोनों बाउंड्रीज को हम लोग को इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारा पहला ही जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का पहला जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द पर्पस ऑफ ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इन लैंग्वेज इज। पहला है टू नो द गैप्स इन चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग, टू गिव फीडबैक टू द पेरेंट्स, टू फिल द प्रोग्रेस रिपोर्ट, टू प्लान द क्वेश्चन पेपर फॉर द इन टर्म एग्जामिनेशन। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, टू गिव फीडबैक टू द पेरेंट्स, पेरेंट्स को फीडबैक देना है इसलिए तो नहीं, या प्रोग्रेस रिपोर्ट को हम लोगों को फिल करना है कि भाई ये एग्ज़ाम हम लिए हैं और ये देखिए, ऐसा भी नहीं करना है, या टू प्लान द क्वेश्चन पेपर फॉर द इन टर्म एग्जामिनेशन। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब क्या होता है कि टू नो द गैप्स इन चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि बच्चे कितना समझ रहे कितना नहीं समझ रहे, इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट असेसमेंट इज करेक्ट। पहला असाइनमेंट, सॉरी, पहला ऑप्शन है असाइनमेंट नीड टू बी गिवन एज क्लास वर्क फॉलोड बाय होमवर्क एवरी डे टू प्रोवाइड वैरायटी एंड प्रैक्टिस। सेकंड ऑप्शन है आपका असाइनमेंट शुड बी द ओनली मेथड ऑफ असेसमेंट। नेक्स्ट है असेसमेंट प्रोवाइड लर्नर्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, कंस्ट्रक्ट देयर ओन आइडियाज एंड आर्टिकुलेट देम। अगर हम देखिए यहाँ पे, अगर आप ये सारे ऑप्शन देख लेते हो, असाइनमेंट कैन बी डन बाय पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर डिपेंडिंग ऑन द टैलेंट दैट दे पोजेसेस। तो अगर किसी स्टूडेंट को असाइनमेंट मिल रहा तो वो ये नहीं कहता कि आप अपना पेरेंट्स से, ब्रदर या सिस्टर से बनाओ। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हटा दीजिए आप। अब अगर हम देखें तो असाइनमेंट सिर्फ आपका असेसमेंट का एक ही मेथड नहीं है, ओनली एक नेगेटिव कीवर्ड है, इंग्लिश हिंदी में हम लोग इसको केवल कहते हैं। अब आपको पता है ना कि हमारा जो असाइनमेंट पेडालॉजी रहता है वो नेगेटिव कीवर्ड और पॉजिटिव कीवर्ड पे काम करता है। ठीक है, यानी हमारा 90% जो पेडालॉजी का जो किस्सा रहता है ना, ये आपका टैग वर्ड यानी नेगेटिव कीवर्ड कौन सा है, पॉजिटिव कीवर्ड क्या है, ये अगर हम
हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम लोग आंसर बहुत ईजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ओनली हिंदी में हम लोग केवल कहते हैं, जहाँ भी एक केवल वर्ड देखने को मिल जाए तो भाई ये नेगेटिव कीवर्ड है, तो इसको हम हटा दीजिए पहले ही, ठीक है। अगर हम देखें ये वाला पहला ऑप्शन और ये ऑप्शन, तो इसमें क्या बोल रहा है, असाइनमेंट नीड टू बी गिवन एज क्लास वर्क प्रोवाइड बाय होमवर्क एवरी डे टू प्रोवाइड वैरायटी एंड प्रैक्टिस, यानी आपका प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है। और इसमें बोल रहा है अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपका एक पॉजिटिव कीवर्ड है, जिसको हम लोग हिंदी में अवसर कहते हैं। अवसर जो है एक पॉजिटिव कीवर्ड है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारा थर्ड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लर्नर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है ताकि वो इन्फॉर्मेशन को सर्च करे, अपना खुद का आइडिया क्रिएट करे और फिर उस पर वर्क करे, ठीक है। तो थर्ड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ए क्रिएटिव लर्नर रेफर्स टू वन हु इज, क्रिएटिव लर्नर क्या होता है, वेरी टैलेंटेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग। क्रिएटिव मतलब क्या हुआ कि अगर ड्राइंग और पेंटिंग अच्छा बना रहे हैं तो क्या आप क्रिएटिव हो गए, ऐसा तो नहीं है। या हाईली इंटेलिजेंट, या आप बहुत इंटेलिजेंट है। देखिए क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंसी दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। एक बच्चा है वो 100 में 100 मार्क्स ला रहा है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो क्रिएटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। और कोई बच्चा अगर वो क्रिएटिव है तो वो 100 में 100 मार्क्स नहीं ला रहा, वो अच्छा मतलब कि क्लास में बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। क्रिएटिविटी और जो आपका इंटेलिजेंसी होता है वो दोनों चीज़ अलग अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कैपेबल ऑफ स्कोरिंग कंसिस्टेंटली गुड मार्क्स। देखिए ये तो हम आपको बता चुके हैं, क्रिएटिव लर्नर मतलब ये नहीं होता है। बिल्कुल गुड एट लैटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ को अगर वो सोच समझ के मतलब कि उसको वो सोच रहा है, फिर वो कहते नहीं ये ऐसा होगा, इस तरीके से होगा। आप देखे होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो बच्चे पढ़ने में अच्छा नहीं है, लेकिन अगर वो पढ़ने में अच्छा नहीं है लेकिन वो जो है किसी भी चीज़ को जो है बहुत ही इजीली वो मतलब उसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले रहा है, या अलग अलग तरीके से वो सोच रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्रिएटिव कहते हैं, इसको हम लोग क्रिएटिविटी कहते हैं। तो आंसर जो रहेगा फोर्थ जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिविजुअल लर्नर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रेट ऑफ डेवलपमेंट, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, जनरल कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट। तो देखिए बच्चे जो है एक दूसरे से अलग कैसे रहते हैं, तो बिल्कुल सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट हो जाएगा। आंसर थर्ड जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गुड टेस्ट ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन will questions first is that focus primarily on the structure and words used in the text, second is that tells the textual knowledge thoroughly, next है आपका that encourages learners to write answer without errors, next है that test interference interpretation and evaluation beside comprehension. The good test on reading comprehension will have questions, तो that test inference interpretation and evaluation beside comprehension। फोर्थ वाला जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है नोट्स कैन बी मेड यूजिंग ए फ्लो चार्ट और ए वेब डायग्राम, द स्टडी स्किल इन्वॉल्व इज रिट्रीविंग गैदरिंग स्टोरिंग और समराइजिंग। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्टोरिंग हो जाएगा, क्या होगा स्टोरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है इन द वर्ड स्कार्स द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस फॉर ए इज, अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे स्कार्स ए का क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा स्कार्स, ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये होगा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन एक आध दो क्वेश्चन आ जाता है आपका पेडालॉजी में, और ऐसा क्वेश्चन आपको स्किप करना चाहिए। इसके लिए आप पूरा मतलब टॉपिक को लेकर पढ़ना जो है बेवकूफ़ी रहेगा। तो एक आध दो क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है वाइल लिसनिंग मीन्स a stage where the student attempt a listening task, when a listening activity is introduced, when students are listening for pleasure, when students are listening to a recording of a natural conversation। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल लिसनिंग मतलब क्या है, जब बच्चे किसी चीज़ को सुन रहे हैं और उसका जो है वो लिख रहे हैं रिकॉर्ड कर रहे हैं कि वो क्या मतलब, जैसे कि स्कूल में लेक्चर में ये सब कॉलेज में होता है कि टीचर जो है लेक्चर दे रहा है और उसका जो है हम लोग सुनते हैं, फिर उसका अपने वर्ड में लिख रहे हैं, तो बिल्कुल ये रिकॉर्डिंग है एक नेचुरल कन्वर्सेशन का। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज टॉट इज नॉट व्हाट इज लर्नड, बिकॉज a teacher's socio-economic level may differ widely from the students. The student possesses different abilities, personalities, and come from a variety of backgrounds. A teacher or learner can never fully master any discipline. The student pay attention during informal discussion. तो what is taught is not what is learned, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक स्टूडेंट का डिफरेंट एबिलिटीज़ होती है, पर्सनैलिटीज़ होती है। आप देखे होंगे एक ही क्लास में अलग अलग बच्चे हैं, और जब इस टीचर एक ही चीज़ पढ़ा रहा हर बच्चे को, लेकिन
उनकी जो समझने जो है और वो जिस तरीके से वो लिखेंगे सबका तरीका अलग रहेगा, ठीक है। तो आंसर सेकंड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्री रीडिंग टास्क आर मींट फॉर, पहला ऑप्शन है इवेल्युएटिंग द रीडिंग स्किल ऑफ द लर्नर्स, सेकंड है गिविंग द मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड एंड फ्रेजेस, नेक्स्ट है इंट्रोड्यूसिंग द मेन आइडिया एंड मोटिवेटिंग द लर्नर्स, नेक्स्ट है एक्सप्लेनिंग द ग्रामेटिकल आइटम्स यूज्ड इन द रीडिंग टेक्स्ट। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंट्रोड्यूसिंग द मेन आइडिया एंड मोटिवेटिंग द लर्नर्स। प्री रीडिंग टास्क मतलब क्या होता है कि मेन आइडिया को इंट्रोड्यूस करना और लर्नर्स को मोटिवेट करना। नेक्स्ट है लर्नर्स आर फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट साइबर स्पेस। Due to their cognitive overload, their learners usually omit studying prescribed but important topics, may be exposed to a sequential and cohesive expository presentation. Next may end up studying more meaningfully topics in the class. Next may explore their own interest according to their own experience, background and perspective while spending considerable time navigating for content. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम देखें एक्सप्लोर जो है यहाँ पे एक पॉजिटिव कीवर्ड है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव कीवर्ड देखने को नहीं मिल रहा और यहाँ पे सीक्वेंशियल कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिला, यहाँ पे नहीं देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लोर जो है ये हमें पॉजिटिव कीवर्ड देखने को मिला कि हम लोग के अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, बैकग्राउंड पर्सपेक्टिव वाइल स्पेंडिंग कंसिडरेबल टाइम नेविगेटिंग फॉर कंटेंट, ठीक है। तो हमारा 4 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा 43 का 4 जो रहेगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं हमारा जो पेडालॉजी है ये ऑब्वियसली पॉजिटिव कीवर्ड और नेगेटिव कीवर्ड पे बहुत वर्क करता है। तो ये पॉजिटिव कीवर्ड और नेगेटिव कीवर्ड पे जो है आप ज़रूर काम कीजिएगा और इसके लिए प्रैक्टिस सेट जो है सबसे बेटर आपका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ फनी पोएम ऑफ 5 लाइन्स कॉल्ड क्वार्टेंट, लिमरिक और सेक्सटेट और पैलिंड्रोम। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा आपका लिमरिक होगा, ठीक है। सेकंड जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऐसे पोएम को हम लोग क्या कहते हैं, लिमरिक कहते हैं। फनी पोएम ऑफ 5 लाइन्स इट इज़ कॉल्ड एन लिमरिक। नेक्स्ट, ऑल्दो ही इज़ रिच ही इज़ नॉट हैप्पी इज ए सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। देखिए एक बार सेंटेंस जरूर देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब क्या होता है, इसमें 2 क्लॉजेस होता है जिसमें कि एक जो रहता है दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो है आपका ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ऑल्दो ही इज़ रिच ही इज़ नॉट हैप्पी, अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 क्लॉज है, इसमें से एक जो है दूसरे पे डिपेंडेंट है। ही इज़, वो अमीर है लेकिन वो खुश नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब एक जो है दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है सेंटेंस के बारे में। हम तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बता दिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 क्लॉज होता है जिसमें एक क्लॉज जो रहता है दूसरे क्लॉज पे डिपेंडेंट रहता है। कमेंट बॉक्स में सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।